आज हम पढ़ेंगे एमपी के क्वेश्चंस, जो कि इसका पार्ट 2 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज क्या क्वेश्चन है कि पाठ योजना का मुख्य भाग हर्बर्ट के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके ऑप्शंस हैं प्रस्तुति, निष्कर्ष, परिचय, संधि और सामान्यीकरण। देखिए, इसके कुल हर्बर्ट ने पंचपदीय अपनी योजना दी थी, पंचपदीय पाठ योजना दी थी। तो इसके कुछ चरण होते हैं, लेकिन इसमें अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि इसका मुख्य भाग बताना है। तो इसके कौन कौन से चरण होते हैं, तो 5 चरण इसके देख लेते हैं हर्बर्ट की पंचपदीय योजना के। सबसे पहला होता है तैयारी, देन होता है प्रस्तुति, उसके बाद होता है संधि और सामान्यीकरण, और होता है अनुप्रयोग, और होता है संक्षिप्त। ये हर्बर्ट की पंचपदी योजना के 5 चरण हैं। अब हमसे पूछा है कि इसका मुख्य भाग कौन सा है, तो इसका मुख्य भाग होता है संधि और सामान्यीकरण, जो कि 4th ऑप्शन में हमें गिवन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसको हमें सरल करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, पहले से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 39y³ 50y² माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y² 5y/7। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करो। देखिए, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये 25 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। तो ये 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 49 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a+b और a-b में इसको हम खोल सकते हैं। तो पहले 2 का कॉमन ले लेते हैं। तो और ये दोनों 13 से कट रहे हैं, 13 3 39 और 13 दूना 26, और y³ से y², तो एक बार y कट जाएगा, तो ये तो हो गया 3y, और 2 हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया 25y² माइनस के 49 डिवाइडेड बाय, ये y है, डिवाइडेड बाय 2 5y/7। अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 3y 5y+7 और 5y-7 डिवाइडेड बाय 5y+7, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3y 5y-7। तो कौन से ऑप्शन में है ये देखिए, थर्ड आंसर इसका राइट हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया हमने, बस ये थोड़ा सा हमें कंपेयर करने के लिए 5y+7 क्या ऊपर फॉर्म हो सकता है, तो इस तरह से ट्राई करने का देखना है। 2 त्रिभुज हैं जो कि एक दूसरे के समरूप हैं, इनके क्षेत्रफल हमें गिवन है 25:9। इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें इतना पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल का अनुपात है उसका ही रूट उसकी भुजाओं का अनुपात होता है। तो यानी ये 25:9 है, तो इसका आ जाएगा 5:3 ही भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। यदि आंकड़ों के माध्य और बहुलक क्रमशः 11 और 8 है, तो माध्यिका हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, बहुलक माध्यिका माध्य में एक रिलेशन होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक की वैल्यू डाल देते हैं। बहुलक की वैल्यू है 8, माध्यिका की वैल्यू हमें फाइंड करनी, यानी x कंसीडर कर लेते हैं इसको, और -2 इंटू माध्य जो कि है 11, ये हो जाएगा 30, और x की वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि 22 + 8 30 हो जाएगा, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें हमें इस तरीके से एक समानांतर चतुर्भुज सबसे पहले बना लेते हैं। A, B, C और D, ठीक है। इसमें DC की वैल्यू हमें 16 सेंटीमीटर गिवन है, ये 16 हमें गिवन है। इसकी संगत भुजाएं AB और AD की ऊंचाइयां दे रखी है। इसकी यदि संगत भुजाएं AB पर ऊंचाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और AD की जो ऊंचाई दे रखी है हमें वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले बना लेते हैं कि AB की ऊंचाई, ये AB है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी
इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8। और AD की ऊंचाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी AD की ऊंचाई निकाल लेते हैं। एक सेकंड, इसको D बना लेते हैं, इसको C बना लेते हैं। तो AD की ऊंचाई क्या दे रखी है हमें? AD की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। AD की ऊंचाई बना लेते हैं, ठीक है। तो AD की ऊंचाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इस तरह से बन जाएगा। अगेन डायग्राम देखें तो A B C D, ये 8 है और ये 10 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब हमें AD की लंबाई फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो आधार इंटू ऊंचाई होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। ये हमारे 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो AD इंटू 10, क्योंकि ये इसका AD आधार है और इसकी ऊंचाई कितनी है 10, और एक आधार है हमारे पास 16, ये 16 है तो ये भी 16 होगा। तो 16 इंटू 8, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब AD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो AD की वैल्यू हो जाएगी 12.8 सेंटीमीटर। 25 प्रश्नों का माध्य हमें 36 गिवन है और पहले 13 प्रश्नों का माध्य 32 है और अंतिम 13 प्रश्नों का माध्य 39 है। तो 13 प्रश्न फाइंड करना है। देखिए ये टोटल प्रश्न है। यदि इसमें से इन दोनों का एडिशन अगर हम निकाल लें, माइनस कर दें, तो 13 प्रश्न आ जाएगा। तो सबसे पहले 25 प्रश्नों का माध्य, 25 प्रश्नों का माध्य वेट 25 प्रश्नों का माध्य 36 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहली पॉइंट तो ये। दूसरा है 13 प्रश्नों का माध्य 32 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू? और थर्ड में 13 प्रश्नों का माध्य हमें गिवन है 39, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? सबसे पहले 25 प्रश्नों का माध्य हमने निकाला तो यह आ जाएगा x वैल्यू 900, और 13 प्रश्नों का माध्य निकाला जो इनका योग है। तो 25 प्रश्नों का योग क्या आ जाएगा? 900, और 13 प्रश्नों का योग क्या आ जाएगा? 416, और 13 ही प्रश्नों का योग क्या आ जाएगा? पहले 13 प्रश्न का और अंतिम 13 प्रश्नों का ना, तो ये अंतिम 13 प्रश्नों का योग क्या आ जाएगा? 560। अब हमें 13वें प्रश्न का मान फाइंड करना है। तो हम 25 प्रश्नों के माध्य में से पहले और अंतिम 13वें प्रश्न का मान माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर 13वें प्रश्न का आ जाएगा 23। अब हमें फाइंड करना है तो अनुपात क्या है इसमें? A और B को मिलाने वाली रेखा y अक्ष द्वारा विभाजित होती है। तो इसके रेशियोज हम फाइंड कर लेते हैं। y अक्ष द्वारा विभाजित होती है, यानी x अक्ष पर देखते हैं, माना वो m/1 में विभाजित होती है। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर। तो y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर देते हैं,
और m की वैल्यू m ही रहने देते हैं, और x2 की वैल्यू है ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो x2 की वैल्यू हो गई 2, m2 की वैल्यू हो गई 1 और x1 की वैल्यू हो गई -4, और m1 प्लस m2 कर देंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1। अब y अक्ष पर x इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा 2m माइनस का 4, यहाँ पर 0 चल रहा है तो m की वैल्यू हो जाएगी 4/2 दैट्स 2। तो हमने क्या रेशियो कंसीडर किया था कि m रेशियो 1 में, तो m की वैल्यू 2 आ गई, यानी इसको 2:1 में ये विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिदान के लिए वेदियों का निर्माण कार्य पूर्व पश्चिम को स्थिर करते हुए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ज्यामितीय तत्व को लागू करने का कार्य किसे सौंपा गया था। देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर है सुलभाकर। 4 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घन का अंतिम बिंदु क्षैतिज रूप से जुड़ा हुआ है, यानी 3 घन है, इस तरीके से 3 घन है, हम इमेजिन करेंगे इस तरह से 3 घन है। अभी 3 घन क्षैतिज रूप से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तीन घन क्षैतिज रूप से जुड़े हुए हैं। परिणामी घनाभ का पार्श्ववर्ती क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो घनाभ के पार्श्ववर्ती क्षेत्रफल का पहले तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए अगर हम इसका फॉर्मूला नहीं पता हो तो हमें आयत का फॉर्मूला पता होता है, आयत के परिमाप का 2l + b, बस में एक h लग जाता है। अब सबसे पहले तो इसकी लंबाई देख लेते हैं हम, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई तो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी लंबाई में ये और ये, यानी 4 4 और 4 यानी 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ठीक है, हम इसको वैल्यू पार्श्ववर्ती क्षेत्रफल निकालने के लिए पुट कर देते हैं। 2 × 4 l हो जाएगी हमारे पास 12 + b हो जाएगी हमारे पास 4। देखते हैं इसका, 4 दूनी 8 और 12 4 16, 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पार्श्ववर्तीय क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घन बहुपद का उदाहरण है। देखिए बहुपद के अधिकतम घात ही उस बहुपद का उदाहरण हो जाता है। जैसे घन बहुपद है यानी उस बहुपद की अधिकतम घात 3 होगी, यही इसका उदाहरण है। इसकी अधिकतम घात 5 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है। नेक्स्ट देखते हैं, एक विधि या रणनीति के चरणों को या सेटों के करनों, रणनीति के चरणों या सेटों के करने एवं नहीं करने का वर्णन जो करता है। एक विधि describes steps or a set of do's and don'ts to a method or strategy, इसे हम कहते हैं टेक्निक। नेक्स्ट ये देखते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। 3 दोस्तों ने एबीसी के संबंधित स्थान क्रमशः 3 2 6 5 9 8 है। तीनों बिंदु एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं। तो देखिए ये 3 बिंदु दे रखे हैं हमें, 3 2 6 5 एंड 9 8। अगर ये एक समबाहु त्रिभुज बनाती हैं तो यानी AB बराबर BC बराबर CA, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर ये समकोण त्रिभुज बनाती हैं तो इस तरह से, अगर से ये समकोण त्रिभुज बनाती हैं, ये ABC में अगर समकोण त्रिभुज बनाती हैं तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर होगा। और अगर ये एक रेखाखंड बनाती हैं तो ये तीनों जो भुजाएं हैं ये सररेख होगी, यानी तीनों भुजाओं के मान एक ही रेखा में आ जाएंगे। तो इसको निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। हम डायरेक्ट अगर रेखाखंड के लिए फर्स्ट ट्राई करते हो कि सबसे इजी मेथड है इसका हमारे पास, तो देख लेते हैं। ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये होगा x3 और ये होगा y3। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें रख के हम देख लेते हैं। तो 5 माइनस 3, सबसे पहले y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और x2 माइनस x1 करेंगे तो भी 3 आ जाएगा। अब इधर से y3 माइनस y2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और x3 माइनस x2 करेंगे तो भी 3 आ जाएगा, यानी 1 इक्वल्स टू
1 आ जाएगा तो ये अब तीनों जो बिंदु हैं, तीनों जो ए बी सी हैं, ये तीनों एक ही रेखा में स्थित होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रेखाखंड का आंसर हो जाएगा। और इसको निकालने का अगर हम सबकी डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, ये तो हमारा ट्रिक बेस हो गया। और अगर यूं हम डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं, इससे ये वैल्यूज कैसे आती हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट में, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। इससे ए बी बी सी और सी एन की वैल्यूज फाइंड करते हैं। और अगर ए और सी के बीच की दूरी अगर इस तरीके से हो, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाए, तो भी हम इसे एक रेखाखंड कह देते हैं। पर इतने लंबे पचड़े में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम एक ट्रिक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जो सररेख या रेखाखंड के लिए हम यूज करते हैं। ये मेथड हमारे पास बहुत इजी है। अगर इस फॉर्म में अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो या तो सररेख होगा या एक रेखाखंड होगा। बाकी के लिए हम ये इस तरह से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकाल देंगे, फाइंड करके देख लेंगे। अगर तीनों इक्वल है तो समबाहु त्रिभुज, अगर ये तीनों का स्क्वायर दोनों का एडिशन थर्ड के इक्वल हो जाता है तो समकोण त्रिभुज, अगर दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है तो वो एक रेखाखंड हो जाता है। पर हम ये शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता वह क्रियात्मक क्रिया है। वह क्रियात्मक क्रिया कौन सी होगी? क्या पुनर्निर्माण होगी, रूपांकन होगी, तुलना होगी और परिवर्तन होगी? तो देखिए, पुनर्निर्माण भी रचनात्मक व्यवहार संबंध रखता है, रूपांकन भी रचनात्मक व्यवहार से संबंध रखता है, परिवर्तन भी रखता है, परंतु तुलना नहीं रखती। तो इसका राइट आंसर तुलना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या है जिसकी परिधि, उस वृत्त की जो परिधि है वो 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी ये एक वृत्त है, इस वृत्त की परिधि दो वृत्त हैं जिनकी व्यास दे रखे, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 18 और 10। तो उनकी जो इन दोनों की वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, यानी 10 प्लस 18 इन दोनों के योग के बराबर है। अब इसकी त्रिज्या फाइंड करनी है तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और r इक्वल्स टू 28, यानी इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। गणित शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना? नहीं। बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना? बिल्कुल सही। प्रश्नों को सुलझाना, संज्ञानात्मक कौशल में सुधार करना? देखिए ये है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसका ही मैथमेटाइजेशन हो जाए। वो जो उनकी थॉट प्रोसेस है उसमें ही गणितीकरण हो जाता है, तो वो गणितीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। माइक्रो टीचिंग कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है। इसे किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, माइक्रो टीचिंग जो थी TW एलन ने दी थी, सूक्ष्म शिक्षण W एलन ने ही दिया था। इसके अकॉर्डिंग मतलब प्री टीचिंग एक तरीके से बोलते हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए होती है। नॉर्मली जो टीचिंग होती है वो लंबे टाइम के लिए होती है, परंतु माइक्रो टीचिंग का एक शॉर्ट मेथड होता है। इसका पूरा 36 मिनट का पूरा एक कंसेप्ट होता है। इससे सबसे पहले उसको एक कुछ चीजें करने के लिए दिया जाता है, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, फिर उसको दोबारा उसको पढ़ाने के लिए आता है, उसके बाद उसकी दोबारा एनालाइजिंग होती है। इस तरह से पूरी प्रोसेस 36 मिनट की, जो कि W एलन के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है? साइकोलॉजिकल, टॉपिकल, यूनिटरी एंड स्पाइरल। देखिए, स्पाइरल करिकुलम जो होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट का बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। अगर इस तरीके से अगर पाठ्यक्रम को रखा जाए तो उसका ग्रोथ लेवल क्षैतिज और मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फॉर्म में बहुत अच्छे से होता है। इससे अब गणितीय दृष्टिकोण जो होता है वो सर्पिकल या स्पाइरल रखा जाता है। अब संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से हैं? महत्व देना है, क्या लागू करना है, ग्रहण करना है, प्रतिक्रिया देना है? देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र को हम जानते हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। इससे सबसे पहले आता है ज्ञान, ये BS ब्लूम ने दिया था, ज्ञान। दूसरा आता है अवबोध, तीसरा आता है आपके अनुप्रयोग,
फिर आता है विश्लेषण, फिर आता है संश्लेषण, फिर आता है मूल्यांकन। ये बीएस ब्लूम ने दिए थे। तो 3 क्षेत्र दिए थे उसने, एक संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है हमारा महत्व करना। देखिए ये सब भावात्मक क्षेत्र के हैं, ग्रहण करना भावात्मक क्षेत्र का, ये क्रियात्मक क्षेत्र का हो गया। तो लागू करना, अप्लाइंग, जो कि अनुप्रयोग में आता है, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का पार्ट है। नेक्स्ट है गणित पढ़ाने में निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। देखिए अनुशासनात्मक उद्देश्य ही व्यक्ति को आत्मनिर्भर स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है मध्य विश्लेषण यानी आइटम एनालिसिस इज अ क्वालिटी असेसमेंट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर, तैयार करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। तो देखिए ये प्रश्न बैंक जो होता है, प्रश्न आइटम एनालिसिस के लिए जो प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा है, यानी उसकी जो आर दे रखी है वो तो 5x और उसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 7x। ठीक है, अब इसका आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला देख लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें इसका आयतन दे रखा है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 5x यानी 25x स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू है 7x और इसका मान दे रखा है हमें 550 घन मीटर। तो 11 दूनी 22 और 11 पंजो 55, 2 से ये 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 25 से 25 कैंसिल हो गया, यानी x क्यूब की वैल्यू आ गई 1। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू आ चुकी है 1। तो हमारे पास रेडियस हो जाएगी 5 इंटू 1 दैट्स 5 सेंटीमीटर। तो यही पूछा हमसे कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। 3 आयामी, देखिए ये आया था उस टाइम पे, उसको कैंसिल कर दिया गया था। वैसे टोपोलॉजी जो वर्ड है वो गणित शाखा में एक भौतिकी विज्ञान से संबंध रखता है, क्योंकि कर्ट लेविन ने भी इसके बारे में बताया था कि सदिश, अदिश राशि, टोपोलॉजी, इस सब के बारे में कर्ट लेविन ने बताया था। परंतु उस टाइम पर इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी है कि एक अक्ष के समांतर है, तो एक अक्ष के समांतर y = 3 हो जाएगा, पर इसमें भी कुछ मिस्टेक थी, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि योग और उसके शून्यकों का गुणनफल 2 और -3/5 है, द्विघात बहुपद फाइंड करनी है। तो योग उसने अल्फा प्लस बीटा = 2 दे रखा था और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा = -3/5 दे रखा था। एक्चुअल में ये होता है -b/a और ये होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू डाल देते थे। एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता था x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई है 2, तो यहाँ जाएगा 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई थी -3/5। सोल्व कर लेंगे तो 5 स्क्वायर और -10x और -3, ये इसका सेटअप हो जाएगा। इसमें भी कुछ मिस्टेक थी, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया था। एक कोण जो अपने संपूरक कोण से 24 डिग्री कम है, ये भी कैंसिल किया गया। देखिए यहाँ पे संपूरक की जगह कोटिपूरक होना चाहिए था। माना एक कोण है x, है ना, तो दूसरा कोण इसने माना x - 24 डिग्री, तो दोनों कोणों का योग हो जाएगा कोटिपूरक के केस में। कोटिपूरक होता है, कोटिपूरक के केस में होता है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x - 24 = 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 114। तो x की वैल्यू हो जाएगी 57 डिग्री। अब हमसे पूछा है वो दूसरा कोण जो कि 24 डिग्री कम है, दूसरा कोण हो जाएगा x - 24 यानी 57 - 24 यानी हो जाएगा 33 डिग्री, दूसरे कोण का मान हो जाएगा। तो फर्स्ट कोण था, ये सेकंड कोण था और दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है कोटिपूरक के केस में। तो दोनों को हमने ऐड कर लिया, x वैल्यू 57, दूसरा कोण था 24 माइनस कम था, 33 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कैंसिल था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 4x इसको अभाज्य गुणकों के घात के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। देखिए सबसे पहले इसके हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। 4 8 6 2 से डिवाइड किया तो 2 4 3। देखिए हम जानते हैं 2 4 3 जो होता है 3 के 5 टाइम्स,
243 आता है, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन ने अपने कमरे की एक दीवार को स्वयं द्वारा ली गई तस्वीरों से भर दिया। एक तस्वीर का आकार 21 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर है। यदि वह 6 तस्वीरों का उपयोग करता है तो दीवार का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, उसका क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो तस्वीर का आकार है ये, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ही पूछा है हमसे, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 21 इंटू 18। अब इसमें ऐसे ही वो 6 तस्वीरों का प्रयोग करता है, तो इंटू 6 तस्वीरों का वो प्रयोग कर रहा है, इसलिए इंटू 6 कर देंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा आ रहा है 2268 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, x/4 माइनस x स्क्वायर प्लस q का घटक हमें दे रखा है ये, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, ये वैल्यू होगी x माइनस 2 एंड x माइनस 1। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार होगी 2 और x की वैल्यू एक बार हो जाएगी 1, तो दोनों ही हम इस इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। अब एक बार x के लिए 1 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस p प्लस q बराबर 0, यानी ये तो f1 का मान हो गया। इसी तरह से f2 का मान देख लेते हैं, तो 2 रखने पर हमें क्या मिलता है, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। f2 रखने पर हमें क्या मिलता है, तो f2 रखने पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 माइनस 4p आ जाएगा प्लस q आ जाएगा बराबर 0, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 1 व 2 से p इक्वल्स टू आ जाएगा 5 एंड q इक्वल्स टू आ जाएगा 4, इक्वल्स टू 4। तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।